नमस्कार। अपकमिंग HPRC के TGT एग्ज़ाम, JVT एग्ज़ाम और बाकी भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ जो है चलाई है, जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है नाम दिया है। इस सीरीज़ में हम उन सब टॉपिक्स को कवर करते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस में जो है मेंशन किए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को जो है डिटेल से कवर किया जाता है। अभी हम डिस्कशन को जो है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो बोलते हैं कि इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, यानी कि जो अपच होता है उसका उपचार करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इनडाइजेशन की, तो इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए जो है वो जो मेडिसिन यूज होती है उसको एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पर अलग अलग मेडिसिन के नाम दिए गए हैं। एंटीबायोटिक दिया गया है, एनाल्जेसिक्स दिया गया है और एंटीसेप्टिक जो है वो दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो दिया गया है। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं कि ये किसके लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, तो एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल होता है, ये कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होती है तब जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एंटीबायोटिक का आपको पता चल गया कि कैसे, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर एनाल्जेसिक्स भी दिया गया है। इनका जो एनाल्जेसिक्स हैं इनका इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है, तो इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है अगर मसल्स में पेन होती है, उस पेन से राहत पाने के लिए जो है वो एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटीसेप्टिक यहाँ पर दिया गया है, तो एंटीसेप्टिक तो बड़ा ही कॉमन सा है, ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो है वो होती है। और जैसे जख्म वगैरह हो जाते हैं तो साफ़ करने के लिए एंटीसेप्टिक जो है लगा ली जाती है। और वैसे ही जो है वो हम बात करते हैं, अगर स्टमक की हम बात करते हैं, इंसान के पेट की बात करते हैं, तो उसमें जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है। उसमें कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट जो है वो होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कर भी जो है वो लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी आपको पता चल गया। इतना सा आप ध्यान रखें ये अलग अलग मेडिसिन के बारे में, और एक हमने एसिड के बारे में भी जान लिया। जब हम अपच की बात कर रहे हैं तो स्टमक में जो एसिड होता है उसकी बात करना भी ज़रूरी है। आगे बोलते हैं यहाँ पर फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। तो बोलते हैं कि जो फूड की कैन्स होती हैं उनको जो है वो जिंक के साथ जो है वो उनको जो है वो जिंक के साथ जो है वो कोट नहीं किया जाता, उनको टिन के साथ जो है वो कोट करते हैं। उसके पीछे का रीज़न जो है वो क्या होता है, देखिए फूड कैंस जो होते हैं, खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं, उनको जिंक की बजाय टिन के साथ जो है वो लेपा जाता है, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिंक। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जिंक जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए उससे जो है वो खाने के जो चीज़ें होती हैं उनको उसमें नहीं रखा जाता है, टिन में रखा जाता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अब देखो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है वो पोटासियम सबसे पहले आता है। इधर ये पोटासियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, फिर सोडियम जो है वो आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर जिंक जो है वो आता है। जिंक को Zn कर भी जो है वो लिखा जाता है। फिर आयरन जो है वो आता है, आयरन आता है, और आयरन के बाद जो है वो टिन आता है, टिन के बाद जो है वो लेड जो है वो आता है। ठीक है, टिन के बाद लेड आता है। इस तरह से आते हैं। फिर जो है वो ये मेटल जो हैं ऐसी हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, परंतु कुछ एक ऐसी मेटल्स भी हैं जो लेस रिएक्टिव जो है वो होती हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स में जो है वो कॉपर आता है, कॉपर को Cu कर लिखते हैं। मरकरी आता है, मरकरी को Hg कर जो है वो लिखते हैं। सिल्वर आता है, सिल्वर को जो है वो Ag कर जो है वो लिखते हैं। और उसके बाद गोल्ड आता है, गोल्ड को जो है वो Au कर जो है वो लिखते हैं। तो इस तरह से जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, और कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, वो हमने जान ली। इतना डिटेल से जाना ज़रूरी है। जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा जाता है वो जिंक के बारे में पूछ जाता है कि जिंक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। तो बोलते हैं कि कौन सी रिवर जो है वो लार्जेस्ट और ब्रॉडेस्ट, यानी कि सबसे लंबी भी और सबसे चौड़ी नदी भी है दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी की अगर हम बात करते हैं तो वो गोदावरी नदी जो है वो आती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी आती है। गोदावरी नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट
पेनिनसुलर रिवर जो है वो आती है और ये निकलती कहाँ से है? ये जो है वो वेस्टर्न घाट से जो है वो निकलती है। वेस्टर्न घाट में नासिक डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है वहाँ से जो है वो निकलती है। इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ आती है वो कितनी आती है? इसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ जो है वो 1500 किलोमीटर जो है वो आती है। 1500 किलोमीटर इसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ आती है और ये फाइनली ड्रेन कहाँ पर जाकर होती है? तो ये बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है वो ड्रेन होती है। ये भी ध्यान रखना है कि ये फाइनली ड्रेन कहाँ पर होती है। ये महाराष्ट्र को कवर करती है। महाराष्ट्र का ऑलमोस्ट 50% बेसिन इसके द्वारा कवर किया जाता है। फिर मध्य प्रदेश को, फिर उड़ीसा को, फिर आंध्र प्रदेश को जो है ये कवर जो है वो करती है। गोदावरी की अगर हम ट्राइब्यूटरीज की बात करते हैं तो इसकी जो है वो बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज आती हैं, जिसमें से मुख्य ट्राइब्यूटरीज में जो है वो एक पूर्णा नदी जो है वो इसकी ट्राइब्यूटरी आती है। पूर्णा के अलावा जो है वो वर्धा नदी जो है वो इसकी ट्राइब्यूटरी आती है, वर्धा नदी। और वर्धा के अलावा जो है वो प्रणहिता नदी जो है वो इसकी आती है, प्रणहिता नदी जो है वो इसकी आती है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी इसकी ट्राइब्यूटरी है। और एक मंजरा नदी जो है वो आती है, मंजरा नदी, ये भी इसकी ट्राइब्यूटरी जो है वो है। और एक वेण गंगा जो है वो आती है, वेण गंगा भी जो है वो इसकी ट्राइब्यूटरी है। और वेण गंगा के अलावा एक पेन गंगा भी आती है। वेन गंगा और पेन गंगा ये दोनों ही इसकी ट्राइब्यूटरीज जो है वो आती हैं। तो दोनों ही इसकी ट्राइब्यूटरीज आपने ध्यान रखनी है। इसको जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जो है वो हम जानते हैं। ठीक है, इसको कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? इसको दक्षिण गंगा भी बोल देते हैं। तो ये गोदावरी नदी की जो है वो पूरी जानकारी जो है वो आपको मिल गई। जो गोदावरी नदी के बारे में था वो हमने सब डिटेल से जो है वो जान लिया। अब देखो, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो गंगा नदी के बारे में जानना भी थोड़ा सा ज़रूरी जो है वो हो जाता है। गंगा नदी जो है ये भी हमारी इम्पोर्टेंट नदी है। और ये जो है वो गंगा नदी जब निकलती है तो इसको भागीरथी के नाम से जो है वो जानते हैं। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो है वो निकलती है, फिर ये अलकनंदा के साथ जाकर मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान पर उत्तराखंड में। फिर इसको जो है वो हरिद्वार में गंगा के नाम से जो है वो बोल देते हैं। फिर ये गंगा बन जाती है। फिर गंगा के नाम से जो है वो ये जो है वो आगे बहती है। गंगा के नाम से जो है वो आगे बहती हैं। इसकी भी आगे चलकर अलग अलग बहुत सारी सहायक नदियाँ बनती हैं। हमारे हिमाचल से अगर हम बात करें तो हिमाचल से एक यमुना नदी होकर गुजरती है, जो हिमाचल से सबसे छोटी नदी जो है वो बनती है। तो सबसे छोटी नदी ये जो यमुना नदी है, जब यहाँ से निकलती है तो आगे चलकर ये गंगा में जो है वो मिलती है। और गंगा की ये अच्छी खासी एक सहायक नदी जो है वो बनती है। इसके अलावा घाघर हो गया, गंधक हो गया, कोसी हो गया, वो सब जो है वो गंगा की ही जो है वो सहायक नदियाँ आती हैं। ठीक है जी, तो ये आपने गंगा के बारे में भी साथ में जान लिया। गंगा के बारे में हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि गोदावरी को जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो हमने नॉर्थ इंडिया में जो गंगा बहती है उसके बारे में जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट्स आर एंश्योर्ड इन। तो बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें सिविल सेवकों को जो है वो संवैधानिक सुरक्षा प्रोवाइड करवाई गई है। ये जो है वो बोलते हैं कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात जो है वो आर्टिकल नंबर 311 में जो है वो की गई है। आर्टिकल नंबर 311 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की जो है बात की गई है। हमारे पास आर्टिकल नंबर 311 आता है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जिनमें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में जो है वो बात की गई है। वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी जानते हैं। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछते जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो है वो बात की गई है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात जो है वो इसी आर्टिकल में की गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात आर्टिकल नंबर 312 में ही जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात जो है वो की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ। उन आर्टिकल्स की हम बात करते हैं जो 300 इनके 3 वाली लाइन में जो है वो आते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 300A हो गया, ये जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। आपको पता है पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, अब इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर जो है वो लीगल राइट बनाया गया। लीगल राइट जब इसको बनाया गया तो ये आर्टिकल नंबर 300 में जो है वो इसको ऐड किया गया। 300A जो है वो इसकी बात करता है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हम बात करते हैं, चाहे वो स्टेट में हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, तो वो आर्टिकल नंबर 315 में जो है वो बात कही जाती है। उसके आर्टिकल नंबर 315 आपने वैसे ध्यान रखना है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनकी बात आर्टिकल नंबर 323A में जो है वो की गई है। ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 323A आपने ध्यान रखना है। हमारे पास इमरजेंसी जो है वो अलग अलग तरह से लगाई जाती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो एक आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगाई जाती है। ये 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है, इसको नेशनल इमरजेंसी जो है वो बोला जाता है। एक आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाई जाती है। इस इमरजेंसी को जो है वो प्रेसिडेंट रूल बोल दिया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इसको बोलते हैं। और एक आर्टिकल नंबर 360 के तहत जो है वो इमरजेंसी लगाई जाती है। ये जो आर्टिकल नंबर 360 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो बोलते हैं। और फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी इंडिया में जो है वो नहीं लगाई गई है। तो ये भी पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी है। तो 300 की सीरीज़ में जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ये हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो है वो जान लिए, चाहे वो 300A था, चाहे 315 था, 323A था, 352 था, 356 था, 360 था, या फिर 312 नंबर आर्टिकल था। ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्ज़ाम के लिए, HPRC के JVT एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, लगभग काम जो है वो शुरू हो चुका है। जो एजेंसी है उसको डाटा सौंपने का, अगर एक तरह से कम्प्लीटली डाटा जब सौंप दिया जाएगा तो उसके बाद बहुत फास्ट प्रोसेस जो है रहने वाली है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टेस्ट सीरीज़ है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने का भी अलग अलग नज़रिया है, कुछ दिल को सेटिस्फेक्शन देने के लिए तैयारी है, कुछ जो है सीरियस तैयारी। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके पास सही मौका भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर आगे बढ़ने की। टाइम वेस्ट कर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर लिस्ट 1 में रिट दी गई हैं और लिस्ट 2 में उनके मतलब जो है वो दिए गए हैं। तो अब इन रिट्स के मतलब आपको बताने हैं, जो भी रिट्स यहाँ पर दी गई है कि किस रिट का जो है क्या मतलब जो है वो होता है। यहाँ पर जो है मैंडामस रिट दी गई है, और यहाँ पर हैबस कॉर्पस रिट दी गई है, क्यू वारंटो रिट दी गई है, और यहाँ पर जो है सेरिटोरियल रिट जो है वो दी गई है। तो ये हमारे पास 4 तरह की रिट जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। अब इन 4 तरह की जो रिट हैं इनके अलग अलग मतलब जो है वो आते हैं। क्या क्या इनके मतलब आते हैं वो भी हम बात करेंगे। अब देखो ये जो मैंडामस रिट आती है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड इसका मतलब होता है, तो ये ए जो है वो दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, ए का दूसरे के साथ जो है मैच हो जाएगा। और एक हैबस कॉर्पस रिट जो है वो यहाँ पर दी गई है। हैबस कॉर्पस रिट की अगर हम बात करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, तो ये हैबस कॉर्पस रिट का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, और इसको टू हैव द बॉडी ऑफ भी जो है वो बोल दिया जाता है। तो बी का जो है वो चौथा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बी का जो है वो क्या हो जाएगा, बी का जो है वो चौथा हो जाएगा। और उसका सी आता है क्यू वारंटो कर रीट जो है वो आती है। जो क्यू वारंटो कर रीट आती है इसका क्या मतलब होता है, बाई व्हाट अथॉरिटी, और बाई व्हाट वारंट इसका मतलब जो है वो होता है। तो इसको पहले के साथ जो है वो मैच कर दिया जाएगा। ठीक है, सी को जो है वो आप पहले के साथ मैच कर देंगे। और उसके बाद डी आता है सेरिटोरी कर। ये जो सेरिटोरी कर रीट होती है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड इसका मतलब होता है, तो डी का जो है वो तीसरा जो है वो आ जाएगा। डी का जो है वो तीसरा आ जाएगा, तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हम बात रिट की कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी कैसी रिट्स जो हैं वो दी गई हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रिट दी है। अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो आप रिट का इस्तेमाल कर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और आप जो है वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर 5 तरह की रिट दी गई हैं। हैबस कॉर्पस आपने पढ़ लिया, मैंडामस आपने पढ़ लिया, एक सेरिटोरी रिट भी आपने पढ़ी, एक जो है वो क्यूओ वारंटो रिट भी आती है, और इसके अलावा एक प्रोविजन रिट भी जो है वो आती है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। ये प्रोविजन रिट जो आती है इसका क्या मतलब जो है वो होता है, प्रोविजन रिट का मतलब होता है टू फॉरबिड कर। कई बार इसका ही मतलब पूछ लिया जाता है, तो टू फॉरबिड कर जो है वो इसका मतलब होता है। तो इस तरह से 5 तरह की रिट आती हैं। ये रिट कौन से आर्टिकल में आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तब भी पता होना चाहिए, हाई कोर्ट की बात करते हैं तब कौन से आर्टिकल में आती है ये भी पता होना चाहिए। तो इतना सा यहाँ से जानने के लिए जो है वो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच स्टेट वाज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड। तो बोलते हैं कि अगर हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जिसमें सबसे कम महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो दर्ज किया गया है।
लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया की कि सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो कौन से इंडियन स्टेट में जो है वो आया, और वो भी महिलाओं का लिटरेसी रेट, तो बिहार स्टेट था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हमारा जो बिहार स्टेट है इसका लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम जो है वो आंका गया। अगर 2011 की जनगणना की बात हो रही है तो बिहार का ओवरऑल लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेटली 63% था। इसमें से इसका जो मेल लिटरेसी रेट था वो 71% था और फीमेल लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेटली 51% था, जो कि बहुत कम था। पूरे भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट जो था वो बिहार का था। अगर हम वैसे भी बात करते हैं महिलाओं को छोड़कर ओवरऑल लिटरेसी रेट की, तो बिहार का ही लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम जो है वो आता है। अब लिटरेसी रेट, लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको पता चल गया कि बिहार का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है। यहाँ पर देखो बिहार के इलेक्शन भी अभी आ रहे हैं, तो बिहार के इलेक्शंस के बारे में बात करना भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी जो है वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। 17 अक्टूबर तक शायद से नॉमिनेशन पेपर जो है वो फिल होंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर तक किसी को विड्रॉल करना है अपना नॉमिनेशन, तो वो विड्रॉ जो है वो वहाँ से कर सकता है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन जो होंगे वो जो है वो कौन सी तारीख को होंगे अभी तक पेपर नहीं हुआ है। तो इलेक्शन जो है वो 2 चरणों में, यानी कि 2 स्टेजेस में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। 6 नवंबर को करवाए जाएंगे और 11 नवंबर को जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। बिहार एक बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पर एक साथ पूरे स्टेट में इलेक्शन करवाना भी टफ हो जाता है, तो इसलिए 2 फेसेस में 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। और जो रिजल्ट आएगा, जो काउंटिंग होगी, वो 14 नवंबर को जो है वो काउंटिंग जो है वो की जाएगी। तो 14 नवंबर को जो है वो काउंटिंग की जाएगी। बिहार के इलेक्शन भी अपने आप में अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं। अगर बिहार में हम विधानसभा के इलेक्शंस की बात कर ही रहे हैं, तो बिहार में जो है वो कितनी विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं जिनके लिए इलेक्शन जो है वो होंगे। ये भी तो पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कितनी विधानसभा सीट्स जो है वो आती हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार मैच करने को आया है, कई बार अलग से आया है। बिहार में 243 विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं। 243 यहाँ पर विधानसभा की टोटल सीट्स जो है वो आती हैं। फिलहाल आप इतना यहाँ से ध्यान रख लीजिए, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात नहीं की गई है, यहाँ पर गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल की बात जो है वो की गई है। अब बोलते हैं कि बिहार के बंगाल के जो है गवर्नर जनरल यहाँ पर दिए गए हैं, उनको उन सभी को जो है वो आपको क्रोनोलॉजिकली जो है वो अरेंज करना है कि पहले कौन गवर्नर जनरल था, फिर उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद कौन था। इस तरह से जो है वो प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो आपको गवर्नर जनरल जो है वो अरेंज करने हैं। सबसे पहले जो है वो मार्किज ऑफ हेस्टिंग दिया गया है, फिर लॉर्ड एमहर्स्ट दिया गया है, फिर जॉन शोर दिया गया है, फिर ईर्ल ऑफ मिंटो जो है वो दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो गवर्नर जनरल दिए गए हैं। हम बात करते हैं कि किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा, तो यहाँ पर जो है मार्किस ऑफ हेस्टिंग दिया गया है। इनका कार्यकाल जो था वो कब से लेकर कब तक था। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1813 से लेकर जो था वो 1813 से लेकर 1823 तक जो था वो इनका कार्यकाल था। ये इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। 1823 से लेकर 1828 तक जो था ये गवर्नर जनरल रहे थे। लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल के दौरान जो था वो पहला जो एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ था 1824 से 1826 का, वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था। यहाँ पर जॉन शोर जो है वो दिया गया है। जॉन शोर जो है वो 1793 से लेकर 1798 तक जो था वो गवर्नर जनरल रहे, और इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो है वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो आया था। और ईर्ल ऑफ मिंटो यहाँ पर दिया गया है। मिंटो फर्स्ट की बात की गई है। इनका कार्यकाल जो था वो 1807 से लेकर 1813 तक जो था वो रहा था। 1807 से 1813 तक इनका कार्यकाल रहा था। और मिंटो जो है वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ। 1809 में जो था ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो था वो हुई थी। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तीसरा आ जाएगा, फिर जो है वो चौथा आ जाएगा, फिर पहला आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा देखिए कहाँ पर है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन सी में जो है वो सही दिया गया है, और ऑप्शन सी ही जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर ये आपने सही चुनाव कर लिया। अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग आए थे। 1773 से लेकर 1785 तक ये रहे थे, और इनके कार्यकाल के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था। सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 से 1784 के बीच में, वो हुआ था।
इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का, तो ये सब इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। एक वॉरेन हेस्टिंग थे जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 के बीच में था, और एक जो था वो अलग से थे लॉर्ड हेस्टिंग जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 के बीच में था। तो ये दोनों जो था वो अलग अलग तरह से जो था वो थे, अलग अलग थे, इनका कार्यकाल भी अलग से था, व्यक्तित्व भी इनका अलग अलग से जो था वो था। फिर अलग अलग हमने जान लिए। फिर वाइसराय बाद में चलकर आए, वाइसराय ऑफ इंडिया आए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके बारे में आगे चलकर कभी पढ़ेंगे जब अगले किसी पार्ट में जो है डिस्कशन होगी। फिलहाल आप इतना यहाँ से ध्यान रखिए क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पर बोलते हैं कुछ पेयर दिए गए हैं, जैसे कि डो जोन्स दिया गया है, हैंग शेंग दिया गया है, FTSE 100 दिया गया है। इनका आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। देखो ये शेयर मार्केट के नाम है। अगर हम डो जोन्स की बात करते हैं तो वो न्यूयॉर्क की ही शेयर मार्केट का नाम है, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है। अगर हम हान चेंग की बात करते हैं, क्या ये सियोल की शेयर मार्केट का नाम है। देखिए यहाँ पर जो है वो हैंग चेंग जो दिया गया है ना, हैंग चेंग कहाँ की शेयर मार्केट है, हैंग मांग जो है वो हैंग शेंग जो है वो सियोल की शेयर मार्केट जो है वो नहीं है। ये जो है वो हांगकांग की शेयर मार्केट आती है। हांगकांग का जो है वो इंडेक्स आता है, नाम से ही पता चल रहा है हांगकांग का ये इंडेक्स जो है वो आता है। तो दूसरा जो है वो गलत यहाँ पर दिया गया है। FTSE दिया गया है 100, ये लंदन का ही है, ये भी बिल्कुल सही आपके पास दिया गया है। इंडिया के ऐसे अलग से आते हैं, सेंसेक्स इंडिया का आता है, निफ्टी आता है, बैंक निफ्टी आता है, ठीक है, वो अलग अलग इंडेक्सेस आते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, वो सारे जो हैं वो इंडियन शेयर मार्केट के अलग अलग इंडेक्स जो हैं वो आते हैं। परंतु दूसरी कंट्रीज के हमें पता होने चाहिए। ये डो जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग वे में क्वेश्चन बन भी जाता है इसका। इतना इसका काफ़ी है। और यहाँ पर बोला गया है करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है, तो 1 और 3 इज करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द एक्सप्रेशन बुल्स एंड बियर्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक्सप्रेशन है बुल्स और बियर, कहते हैं मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है। तो ये बुल्स और बियरिश जो है वो किससे संबंधित है, ये स्टॉक मार्केट से ही जो है वो संबंधित है। अब बुल्स और बियर जो है वो स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि बुलिश मार्केट का क्या मतलब है, बियरिश मार्केट का क्या मतलब है, तो बुल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्राइजेस जो इंडेक्स है ना वो ऊपर की ओर जो है वो चढ़ता है, वो ऊपर की ओर जो है वो इंडेक्स जो है वो चढ़ता है। परंतु ये बुल होता है जो ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाता है, जो बियर होता है ना वो मार्केट का बुरा हाल करता है, वो मार्केट को बुरी तरह से तोड़ देता है। मार्केट कहते हैं बियरिश है मार्केट, तो ये मार्केट को जो है मार्केट में शेयर के प्राइसेस जो है वो नीचे की ओर जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, इंडेक्स नीचे की ओर गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बुलिश और बियरिश जो है वो शेयर मार्केट की टर्म्स हैं, और किस तरह से ये बनाती हैं, बुल का क्या मतलब है, बियर का क्या मतलब है, स्टॉक मार्केट से ये रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्सेस हैं इंडिया में हैं, बाकी कंट्रीज में हैं, वो हमने जान लिए। तो इतना काफ़ी है जानने के लिए, इतना आपने जान लिया शेयर मार्केट के इंडेक्सेस के बारे में, इतना काफ़ी है, इतना इनफ है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग पीएच। तो इंक्रीजिंग पीएच के रूप में आपको इनको अरेंज करना है। यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया गया है, लेमन जूस दिया गया है, ब्लड दिया गया है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो दिया गया है। अगर हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच वैल्यू होती है वो 10.5 जो है वो होती है, कितनी 10.5 होती है। यहाँ पर लेमन जूस भी जो है वो दिया गया है। लेमन जूस की अगर हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं कि कितनी होती है, तो लेमन जूस की पीएच वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 जो है वो होती है। यहाँ पर ब्लड भी दिया गया है, ब्लड की पीएच वैल्यू की बात करें कि ब्लड की पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो ब्लड की पीएच वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली में हम बात करेंगे, स्लाइटली बेसिक सा ये होता है ब्लड, तो ब्लड की पीएच वैल्यू 7.5 जो है वो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो होती है। गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 3.5 के बीच में जो है वो गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू जो है वो रहती है, 1.5 से 3.5 के बीच में जो है वो रहती है। तो इसको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। तो सबसे पहले चौथा आ जाएगा गैस्ट्रिक जूस, इसकी 1.5 से 3.5 के बीच में होती है। फिर लेमन जूस आ जाएगा, उसके बाद जो है वो आपके पास ब्लड आ जाएगा तीसरे नंबर वाला, और उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाएगा पहले नंबर वाला, चौथा दूसरा तीसरा पहला,
चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर आपको पता चल गया कि इसका क्या आंसर है। अगर हम ऐसे ही पीएच वैल्यू की जो है वो बात करते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों का पीएच वैल्यू, जैसे कि हमने जो है वो एसी ड्रेन पढ़ रखी है। एसी ड्रेन का पीएच वैल्यू जो है वो 2 से 5.6 के बीच में होता है। विनेगर हमने पढ़ रखा है, विनेगर का पीएच जो है वो 2.9 होता है। तो ये पीएच वैल्यू ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु प्रिजाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन 1916 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ सेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सही आंसर जो है वो क्या होगा। अगर आपने टेलीग्राम पर अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।